हेलो छोटे भाई। क्या हुआ? MHI 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी का नाम सुनकर घबराहट हो रही है ना? सोच रहे हो कि ये अंग्रेजों की नीतियां, लगान और व्यापारियों का भयंकर इतिहास कैसे याद रहेगा? सबसे पहले तो एक लंबी और गहरी सांस लो। बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। आज से ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कोई रटने वाला सिरदर्द नहीं, बल्कि एक जादुई टाइम मशीन की सैर है, जहां हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी सोने की चिड़िया को कैसे पिंजरे में बंद किया और हमारे भारतीय व्यापारियों ने अपने दिमाग की ताकत से कैसे रास्ता निकाला। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बस आंखें बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं वादा करता हूं तुम एग्जाम में 20-20 नंबर के आंसर बहुत आराम से लिख कर आओगे। यह है तुम्हारे अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर MHI 107 का पार्ट 1। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो कहानी जो तुम्हारे एग्जाम्स में फर्क डाल देगी। के चश्मे से देखते हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ नीरस आंकड़ों का, बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भारी भरकम नंबर्स का एक जाल है। बिल्कुल, मतलब इतने टन कपास गया, इतने मिलियन पाउंड का टैक्स। हाँ, और बस दिमाग उलझ कर रह जाता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि इन आंकड़ों के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक दास्तां छिपी है। एक सर्वाइवल स्टोरी, राइट? एग्जैक्टली। ये कोई आम सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये हमारे देश के अस्तित्व, औपनिवेशिक शोषण और हमारे पूर्वजों के उस कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। जब हम इसे एक सर्वाइवल स्टोरी की तरह देखते हैं, एक देश के संघर्ष की तरह, तो कोई भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ता। सब कुछ न एक तार्किक कड़ी की तरह जुड़ता चला जाता है। सही बात है। और किसी भी सर्वाइवल स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले तो उस संकट को समझना होता है जिससे बचने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल। मतलब 19वीं सदी में जो हमारे भारतीय विचारक थे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी समृद्ध अर्थव्यवस्था, हमारी सोने की चिड़िया, अचानक इतनी तेजी से खोखली कैसे होती जा रही है। इसको अगर हम एक रोजमर्रा की जिंदगी के इमेजिनेशन से समझें, मान लीजिए किसी गांव में एक किसान के पास एक गाय है। अच्छा। वो दिन रात मेहनत करके उसे चारा खिलाता है। अचानक कोई शक्तिशाली बाहरी व्यक्ति आए, उस गाय का सारा दूध निकालकर बाजार में बेच दे। अरे बाप रे। और फिर उसी दूध की कमाई से थोड़ा सा चारा खरीदकर उस किसान को दे और एहसान जताए कि भाई देखो मैं तुम्हारी कितनी मदद कर रहा हूं। ये तो किसी का भी खून खौलाने के लिए काफी है ना? तो ये असल में हो क्या रहा था? देखिए, इतिहास में इसी दूध निकाल लेने की चालाक प्रक्रिया को इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद और धन की निकासी का सिद्धांत कहा गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, और इस सिद्धांत की नींव रखी थी दादा भाई नौरोजी ने। उनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी। तो क्या थी? वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक पर्दाफाश था। उन्होंने बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट करके दुनिया को बताया कि ब्रिटेन भारत को किस साइंटिफिक तरीके से लूट रहा है। मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ? बिल्कुल। उनके अनुमान के मुताबिक 19वीं सदी के एंड तक लगभग 1500 मिलियन पाउंड की विशाल संपत्ति भारत से ब्रिटेन ट्रांसफर हो चुकी थी। एक मिनट, 1500 मिलियन पाउंड उस जमाने में? हाँ, आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम थी। लेकिन यार सवाल यह है कि ये पैसा भेजा कैसे जाता था? मतलब ये कोई ऐसा दौर तो था नहीं कि सूटकेस में भर के ले गए या कोई वायर ट्रांसफर कर दिया। सही सवाल है। ये सारा पैसा लंदन तक पहुंचने का असल मैकेनिज्म क्या था? इसे समझने के लिए ना हमें अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म को जानना होगा, अनरिक्वाइटेड एक्सपोर्ट्स, यानी बिना वापसी के निर्यात। बिना वापसी के निर्यात, ये क्या होता है? मैं समझाती हूँ। सामान्य व्यापार में क्या होता है, जब कोई देश 100 रुपए का सामान निर्यात करता है तो बदले में या तो 100 रुपए का सोना चांदी आता है। हाँ, या फिर उतनी ही कीमत का कोई और सामान आ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन अंग्रेजों के राज में भारत भारी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, नील, मसाले, ये सब एक्सपोर्ट कर रहा था और बदले में भारत को कोई भौतिक संपदा नहीं मिल रही थी। मतलब सारा मुनाफा बीच में ही गायब हो रहा था। बिल्कुल। असल में अंग्रेजों ने काउंसिल बिल्स और टैक्स का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जहां वे भारत के किसानों से रुपए में भारी लगान वसूलते थे। अच्छा, टैक्स लिया? हाँ, और उसी टैक्स के पैसे से वे भारतीय व्यापारियों से एक्सपोर्ट का सामान खरीदते थे। अरे, मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद लिया? बिल्कुल। वो सामान ब्रिटेन जाता था, वहां से पूरी दुनिया में बिकता था और उसका सारा मुनाफा, सारा सोना ब्रिटेन के खजाने में जमा हो जाता था। क्या बात कर रहे हैं? तो आप देखिए,
भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीदा जा रहा था और उसे बाहर भेजकर मुनाफा कमाया जा रहा था। और उस मुनाफे का इस्तेमाल कहाँ होता था? अंग्रेज अपने अधिकारियों की मोटी सैलरी देने, रिटायरमेंट पेंशन देने, यहाँ तक कि भारत को ही गुलाम बनाए रखने के लिए सेना का जो खर्च होता था ना, वो भी उसी से उठाते थे। यार ये तो एक तरह से हमारी ही पैसे से हमें पीटने के लिए डंडे खरीदने वाली बात हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। आरसी दत्त और विलियम डिग्बी जैसे राष्ट्रवादियों ने भी अपनी रिसर्च में इसी बात को पुख्ता किया था। लेकिन एक बात बताइए, जब दादाभाई नौरोजी और बाकी राष्ट्रवादी इस लूट को साबित कर रहे थे तो ब्रिटिश साम्राज्य भी तो चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी अपना डिफेंस तैयार किया। हाँ, मतलब औपनिवेशिक इतिहासकारों ने, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इस ड्रेन थ्योरी को खारिज करने के लिए कोई ना कोई कहानी तो गढ़ी ही होगी। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटेन भारत से जो भी पैसा ले रहा है वो कोई लूट नहीं बल्कि एक जायज फीस है। फीस? किस बात की फीस? वे इस व्यवस्था को पैक्स ब्रिटानिका का नाम देते थे, जिसका अर्थ था ब्रिटेन द्वारा भारत में लाई गई शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा। अच्छा, मतलब हम तुम्हें सेफ रख रहे हैं तो पैसे दो। हाँ, उनका तर्क था कि देखिए, हमने भारत में रेलवे का जाल बिछाया, टेलीग्राफ लाइनें लगाईं, एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, तो इस आधुनिकीकरण की एक कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। वे इसे प्रशासनिक खर्च मानते थे। वैसे देखा जाए तो रेलवे के स्तर को तो अक्सर बहुत से लोग आज भी एक वरदान की तरह देखते हैं। कहते हैं अंग्रेज रेलवे दे गए। और राष्ट्रवादियों ने इसी भ्रम को तोड़ा। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से साबित किया कि रेलवे का निर्माण भारत के लोगों की भलाई या उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था। तो असली मकसद क्या था? तरह बिछाया गया था कि वे भारत के दूर दराज गांवों से कच्चे माल को खींचकर सीधे बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचा सके। ओहो, मतलब एक्सपोर्ट को फास्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। और वापसी में ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना मशीन का माल भारत के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो रेलवे कोई वरदान नहीं, बल्कि उस ड्रेन या निकासी की स्पीड कई गुना बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल टूल था। गजब। अब देखिए, विदेशी व्यापार और बंदरगाहों पर तो अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। बिल्कुल। उनके पास बड़े बड़े जहाज थे, नीतियां उनके फेवर में थीं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारे भारतीय व्यापारी क्या कर रहे थे? जब सारे एक्सपोर्ट पर यूरोपियंस की मोनोपोली हो गई तो क्या भारतीय व्यापारियों ने हार मान ली? उनका वजूद ही खत्म हो गया? यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही रोचक अध्याय की शुरुआत होती है, जिसे बाजार इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाजार इकोनॉमी? हाँ, जब विदेशी व्यापार पर यूरोपियंस का कब्जा हो गया तो भारतीय व्यापारियों ने अपनी रणनीतिक दिशा ही बदल ली। कैसे? उन्होंने देखा कि अंग्रेजों को भी बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए अंदरूनी इलाकों से, यानी गांव से कच्चा माल इकट्ठा करने की जरूरत तो है ही। हाँ, गोरे खुद तो गांव-गांव जाकर कपास खरीदेंगे नहीं। बिल्कुल। ऐसे में भारतीय व्यापारियों ने घरेलू व्यापार यानी इनलैंड ट्रेड और उस कच्चे माल की सप्लाई चेन को अपने हाथों में ले लिया। वाह। अंग्रेजों का सिस्टम इन भारतीय बिचौलियों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे में तो कुछ खास व्यापारी समुदायों ने अपने एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया होगा। बिल्कुल किया। जैसे उत्तर और पश्चिम भारत में मारवाड़ी समुदाय का उदय हुआ। इन्होंने किस तरह से सप्लाई चेन को कंट्रोल किया? मारवाड़ी समुदाय ने पूरे देश में मंडी व्यवस्था का एक जबरदस्त और अभेद्य जाल बिछा दिया। वे आढ़तिये यानी कमीशन एजेंट के रूप में स्थापित हो गए। आढ़तिये मतलब जो बीच में कमीशन लेते हैं? हाँ, लेकिन इनका काम सिर्फ दलाली करना नहीं था। ये गांव के छोटे किसानों से सीधे अनाज, कपास या जूट खरीदते थे। अच्छा। और इन आढ़तियों ने पूरे बाजार को फाइनेंस करना शुरू कर दिया। फसल बोने से पहले किसान को पैसे की जरूरत होती थी। हाँ, बीज के लिए, खाद के लिए। एग्जैक्टली। और ये व्यापारी वो क्रेडिट या कर्ज उपलब्ध कराते थे। इससे हुआ ये कि पूरा ग्रामीण व्यापार इनके नियंत्रण में आ गया। और ये व्यापार सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था, है ना? अगर हम दक्षिण भारत के चेटियार समुदाय की बात करें, खासकर नाट्टुकुट्टे चेटियार, तो उन्होंने समुद्र पार भी अपनी गहरी पैठ बना ली थी। बिल्कुल। चिट्यार समुदाय ने तो बर्मा जैसी जगहों पर जाकर एक बड़ा आर्थिक बदलाव किया। बर्मा में? हाँ, अंग्रेजों को बर्मा के घने जंगलों को साफ करके वहां कृषि का व्यवसायीकरण करना था और इसके लिए भारी पूंजी की जरूरत थी। तो पैसा किसने दिया? चिट्यार समुदाय ने। उन्होंने वहां जाके स्थानीय किसानों को लोन दिए, बैंकिंग का काम संभाला और देखते देखते बर्मा को दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने में एक सेंट्रल भूमिका निभाई। क्या बात है। वे एक तरह से कॉलोनियल मशीनरी के अनौपचारिक बैंकर बन गए थे। और मैंने सुना एक तीसरा समुदाय,
शिकारपुरी व्यापारियों का भी था, जिनका नेटवर्क तो अंग्रेजों की पहुंच से भी बाहर था। हाँ, शिकारपुरी व्यापारी मुख्य रूप से सिंध के इलाके से आते थे। उन्होंने अपना व्यापार मध्य एशिया तक फैलाया। मतलब सेंट्रल एशिया। बिल्कुल, रूस, बुखारा और अफगानिस्तान जैसे दुर्गम इलाकों तक। उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार था, जिसे शाह गुमाश्ता प्रणाली कहा जाता था। शाह गुमाश्ता, ये कैसे काम करता था? इसमें शाह वो मुख्य बैंकर या बॉस होता था जो शिकारपुर में बैठकर पैसा लगाता था, ओके। और गुमाश्ता उसका भरोसेमंद एजेंट होता था। ये एजेंट हजारों किलोमीटर दूर जाकर व्यापार करता था और मुनाफे में हिस्सा लेता था। लेकिन यार 18वीं और 19वीं सदी के इस दौर को इमेजिन करना भी रोमांचक लगता है। बिल्कुल। मतलब बिना किसी इंटरनेट के, बिना मोबाइल फोन और बिना किसी आधुनिक बैंकिंग सिस्टम के ये व्यापारी इतने दूर दराज के इलाकों में पैसों का लेन देन कर कैसे रहे थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्योंकि व्यापार के लिए बड़ी रकम को सोने चांदी के सिक्कों के रूप में बोरियों में भरकर ले जाना, वो तो सीधा लुटेरों को दावा देना था। हाँ, रास्ते में ही सब लुट जाता। इस भारी जोखिम से बचने के लिए भारतीय व्यापारियों ने जिस वित्तीय उपकरण का इस्तेमाल किया वो था हुंडी और सर्राफ नेटवर्क। हुंडी, इसके बारे में बहुत सुना है। ये असल में था क्या? हुंडी कोई नकद पैसा नहीं थी। ये खास स्थानीय भाषा में लिखा गया कागज का एक टुकड़ा था, जिसे आप आज के जमाने में बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं। अच्छा, एक पीस ऑफ पेपर। हाँ, इसके काम करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक था। मान लीजिए एक व्यापारी ने दिल्ली में किसी सर्राफ यानी बैंकर के पास 1000 रुपए जमा किए। ठीक है। सर्राफ ने कागज यानी हुंडी पर लिख दिया कि फलाना व्यक्ति को सूरत में मेरे एजेंट द्वारा 1000 रुपए दे दिए जाएं। ओके। अब वो व्यापारी बिना किसी नकदी के सिर्फ वो कागज लेकर सूरत पहुंचता, वहां वो कागज दिखाता और उसे नकद पैसे मिल जाते। अरे वाह, ये तो आधुनिक बैंकिंग के डिमांड ड्राफ्ट या चेक जैसा ही सिस्टम हो गया। बिल्कुल वही। फर्क सिर्फ इतना था कि ये किसी केंद्रीय बैंक जैसे आज आरबीआई है उसके नियम कानूनों से नहीं, बल्कि व्यापारियों के आपसी विश्वास यानी साख पर चलता था। सारा खेल ट्रस्ट का था। एग्जैक्टली। बाजार में हुंडी की साख नकद पैसे से भी ज्यादा मजबूत होती थी। और अगर किसी ने धोखा दिया तो? अगर किसी व्यापारी की हुंडी बाजार में बाउंस हो गई या अमान्य हो गई तो उस व्यापारी का पूरा खानदान सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार का शिकार हो जाता था। मतलब पूरा करियर खत्म। हाँ, उसका पूरा बिजनेस रातों रात खत्म हो जाता था। इसी हुंडी नेटवर्क और सर्राफों ने अंग्रेजों के इतने कड़े नियंत्रण के बावजूद भारत की समानांतर बाजार अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। व्यापारियों ने तो अपनी सूझबूझ और हुंडी के सहारे अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन अंग्रेजों को तो फिर भी कच्चा माल चाहिए ही था। ऐसे में इस भारी डिमांड का सारा बोझ गिरा उस पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी पर। बिल्कुल। यानी हमारे किसानों पर। हाँ, और यहीं से कृषि के व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का वो दौर शुरू होता है जिसने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। ये कैसे हुआ? ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय है। कृषि के व्यवसायीकरण का सीधा सा अर्थ था खेती के उद्देश्य का बदल जाना। मतलब? सदियों से भारतीय किसान मुख्य रूप से अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता था, जिसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। हाँ, गेहूं, चावल, बाजरा जो घर में खाया जा सके। बिल्कुल। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। किसानों को मजबूर किया गया कि वे ऐसी फसलें उगाएं जिनकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में हो। अच्छा, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। हाँ, इन्हें नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे कपास, अफीम और नील। इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए किसी गांव का कोई बाहुबली किसी गरीब को कर्ज दे दे। हाँ? और फिर उससे कहे कि अब तुम अपने खेत में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गेहूं नहीं उगाओगे, तुम्हें मेरे कारखाने के लिए कच्चा माल उगाना होगा। भले ही तुम्हारे घर में अनाज का दाना ना रहे, मुझे अपना माल चाहिए। एग्जैक्टली। ये असलियत बिल्कुल ऐसी ही क्रूर थी। बाप रे। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये बदलाव किसानों ने बाजार के मुनाफे को देखकर अपनी मर्जी से नहीं किया था। अंग्रेजों ने, खासकर यूरोपियन प्लांटर्स ने, किसानों से जबरदस्ती ये फसलें उगवाईं। जबरदस्ती? हाँ। उदाहरण के लिए नील की खेती के लिए नीज जैसी क्रूर प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इस जबरदस्ती का तरीका क्या था? क्या वे सीधे तौर पर मारपीट या हिंसा का सहारा लेते थे? हिंसा तो थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हथियार था कानूनी रूप से बुना गया कर्ज का जाल। कर्ज का जाल, जिसे एडवांसेस या ददनी प्रथा कहा जाता था। प्लांटर्स क्या करते थे?
किसानों को फसल बोने से पहले बहुत ही मामूली सी रकम का एडवांस देते थे। फंसाने के लिए? बिल्कुल। एक बार जब गरीब किसान मजबूरी में वो एडवांस ले लेता तो उससे स्टैम्प पेपर पर एक कड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था। फिर तो वो फंस गया। बुरी तरह। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसान अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता था। और दाम क्या मिलते थे फसल के? बहुत कम, क्योंकि अंग्रेजों का एक तरह से एकाधिकार था। वो अकेले खरीदार थे, जिसे मोनोप्सिनी कहते हैं। इसलिए वो बाजार भाव से बहुत कम कीमत तय करते थे। और अगर किसी साल फसल खराब हो जाए तो किसान पर कर्ज बढ़ता जाता था, जो पीढ़ियों तक चलता रहता था। बाप का कर्ज बेटा चुका रहा है। अफीम की खेती में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल यही किया। इस पूरी व्यवस्था का ग्रामीण समाज पर बहुत भयानक असर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। मार्क्सवादी और वामपंथी राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे बहुत स्पष्ट रूप से फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन यानी जबरन व्यवसायीकरण कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये हुआ कि किसान अपनी ही जमीन पर कर्ज चुकाते चुकाते मजदूर बन गया। जमीनें साहूकारों और प्लांटर्स के कब्जे में जाने लगी। भारत में भूमिहीन मजदूरों यानी लैंडलेस लेबर और बटाईदारों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई। और क्योंकि सारी उपजाऊ जमीन पर नील और कपास उगाया जा रहा था, एग्जैक्टली, खाने वाले अनाज की भारी कमी पैदा हो गई। तो जब खेतों में अनाज की जगह नील और कपास उगेगा और सारा मुनाफा ड्रेन होकर लंदन चला जाएगा, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा या कम बारिश का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, भूखमरी। बिल्कुल, भूखमरी। और यहीं से जुड़ती है 19वीं सदी के अंत में बार बार पड़ने वाले अकालों यानी फैमिन्स की वो डरावनी सच्चाई। हाँ, 19वीं सदी का अंत, विशेषकर 1890 का दशक, भारतीय इतिहास में भयंकर अकालों के लिए जाना जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। लेकिन एक बात बताइए, बारिश का कम होना या सूखा पड़ना भारत के लिए कोई नई बात तो थी नहीं? बिल्कुल नहीं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी अकाल पड़ते थे। तो तब क्या होता था? तब अप्रोच बहुत अलग थी। प्राचीन काल में, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है, ये राजा का धर्म था कि अकाल पड़ने पर वो जनता के लिए अपने खजाने और अन्नागार खोल दे। मतलब स्टेट सपोर्ट करता था? हाँ, मध्यकालीन भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने बाजार नियंत्रण और मोहल्ला अनाज भंडार की व्यवस्था की थी, ताकि संकट के समय लोगों को राशन मिल सके। और प्राचीन शासकों के मुकाबले अंग्रेजों का नजरिया कैसा था? एकदम उल्टा। उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? अंग्रेजों ने इसे लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार की विचारधारा के चश्मे से देखा। लेसेज फेयर मतलब मार्केट को अपने हाल पर छोड़ दो। बिल्कुल। उनका मानना था कि बाजार को अपने आप काम करने देना चाहिए और सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर लोग तो मर रहे थे ना? वही तो सबसे बड़ी विडंबना थी। जब लोग भूख से सड़कों पर मर रहे थे, तभी भारत से हजारों टन अनाज रेलवे के जरिए बंदरगाहों पर लाया जा रहा था और उसे ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये तो हद दर्जे की क्रूरता है। हाँ, उन्होंने दिखावे के लिए कुछ अकाल कोड या फैमिन कोड्स जरूर बनाए। उनमें क्या था? वो सिर्फ नाम के थे। उनमें अकाल राहत के नाम पर कमजोर और भूखे लोगों से भारी शारीरिक श्रम करवाया जाता था। मतलब खाना फ्री में नहीं देंगे, पत्थर तोड़ो तब मिलेगा। बिल्कुल। और असल में अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, उन्होंने किसानों के पास कोई बफर या बचत छोड़ी ही नहीं थी कि वो एक भी खराब मौसम झेल सकें। ये भू राजस्व नीतियां वही थी ना, जैसे स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, और रैयतवारी व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल। स्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ एक समझौता कर लिया था। कैसा समझौता? कि हर साल एक तयशुदा भारी रकम कंपनी के खजाने में जमा करनी होगी, चाहे उस साल सूखा पड़े या बाढ़ आए। कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं। इसके साथ एक सूर्यास्त कानून यानी सनसेट क्लॉज भी था। वो क्या था? अगर तय तारीख को सूरज ढलने तक रकम नहीं मिली तो जमींदार की जमीन नीलाम कर दी जाएगी। अच्छा, तो इस कड़े नियम का सारा दबाव किस पर आता था? जाहिर है, जमींदारों ने वो सारा दबाव काश्तकारों यानी टेनेंट्स पर डाल दिया। किसानों के जो पीढ़ियों पुराने अधिकार थे, वो सब छीन लिए गए। टैक्स की दरें भी बहुत ज्यादा होंगी। बहुत अधिक। और सबसे बुरी बात, उन्हें नकद यानी कैश में चुकाना अनिवार्य था, अनाज में नहीं। और जब बारिश नहीं होती होगी, फसल बर्बाद हो जाती होगी, तब नकद लगान चुकाने के लिए किसान के पास साहूकार की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
किसान साहूकार से बहुत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता और अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार उसकी जमीन, बैल और यहाँ तक के घर भी हड़प लेता। इसमें कानून कुछ नहीं करता था। अंग्रेजों की बनाई गई जो कानूनी व्यवस्था थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और अदालतें थीं, उसने पूरी तरह से साहूकारों का ही साथ दिया। क्यों? क्योंकि साहूकार के जरिए ही अंग्रेजों को अपना नकद लगान समय पर मिल रहा था, उनका खजाना भर रहा था। बाकी किसान जिए या मरे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब ये है कि 19वीं सदी के अंत में जो लाखों लोग मरे वो अकाल सिर्फ बारिश ना होने या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं आए थे, नहीं, बल्कि अंग्रेजों की फाइलों, उनके नकद टैक्स डिमांड्स और बाजार की क्रूर नीतियों ने उन अकालों को एक मानव निर्मित आपदा यानी मैन मेड डिजास्टर में बदल दिया था। एग्जैक्टली। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी इसी तथ्य को प्रमाणित किया है। अमर्त्य सेन ने क्या कहा है? उनका जो एंटाइटलमेंट अप्रोच है वो ये बताता है कि अकाल अक्सर अनाज की वास्तविक कमी से नहीं पड़ते, तो किस वजह से पड़ते हैं? लोगों की अनाज खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर खत्म हो जाने के कारण पड़ते हैं। अंग्रेजों की लगान नीतियों, नकदी फसलों के दबाव और कर्ज के जाल ने भारतीय किसानों की उस क्रय शक्ति को, उस क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसीलिए वो अकाल इतने भयंकर थे। जब हम पीछे मुड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो ये सिर्फ एक इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि एक गहरी और दर्दनाक दास्तान नजर आती है। बिल्कुल। आज हमने सुन लो यूपीएससी चैनल के इस सेशन में देखा कि कैसे दादा भाई नौरोजी ने दुनिया के सामने ये साबित किया कि हमारी संपत्ति का किस वैज्ञानिक तरीके से ड्रेन हो रहा था। फिर हमने ये भी समझा कि कैसे मारवाड़ी, चेट्टियार और शिकारपुरी व्यापारियों ने हार नहीं मानी और हुंडी के दम पर अपना एक स्वतंत्र बाजार खड़ा किया। सही बात है। लेकिन साथ ही हमने उस दर्द को भी महसूस किया कि कैसे जबरदस्ती नील और अफीम उगाकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया गया और अंततः अंग्रेजों की क्रूर भू राजस्व नीतियों ने अकालों को एक खौफनाक मैन मेड डिजास्टर बना दिया। और इतिहास के स्टूडेंट्स के रूप में इस गहराई को समझना ही एग्जाम में उत्तर लिखते समय एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिल्कुल। और जाने से पहले एक विचार पर गौर करना बहुत दिलचस्प होगा। जी। आज अक्सर ब्रेन ड्रेन की बात होती है कि कैसे विकासशील देशों के सबसे होनहार लोग विदेशों में चले जाते हैं। तो क्या विकसित देश आज भी हमारा आर्थिक शोषण किसी और रूप में कर रहे हैं? क्या आज की आधुनिक दुनिया में भी 19वीं सदी जैसी कोई निकासी या ड्रेन किसी नए रूप में चल रहा है? इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। देखा कितना आसान था, हाँ मखां डर रहे थे। ये था MHI 107 का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अंग्रेजों की मिलों ने हमारे बुनकरों को कैसे दबा किया, टाटा बिरला जैसे स्वदेशी शेयरों की एंट्री कैसे हुई और विश्व युद्धों ने भारतीय उद्योगों की किस्मत कैसे बदली। खुद पर भरोसा रखो, तुम फोड़ दोगे। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी।